કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 5ની અંદર હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 2 છે કચ્છ કી શેર। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાના નંબર 53 થી 64 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा आवेला हशो तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। पाठ नंबर मित्रों 2 छे कच्छ की शेर, जेनी अंदर आपणे प्रश्न 1 जोवाना छे। एनो अ छे सही विकल्प के सामने मित्रों बॉक्स आपेलू छे तेमां सही का निशान कीजिए। पहलो प्रश्न छे मैं गांधी स्मृति का स्थान हूँ, तो अहींया आपणो जवाब आवशे मित्रों आदिपुर। यानी कि आदिपुर जेनु आगळ जे बॉक्स छे तेनी उपर राइट क्लिक आपणे करीशुं, राइटनुं निशान करीशुं। बीजुं मैं गुरु नानक के चरण से पावन हुई भूमि हूँ, तो जवाब आवशे लखपत, तो आपणे तेनी सामे साचानी निशानी करीशुं। 3 मैं भुज शहर के वैभव का प्रतीक हूँ, तो हमीरसर। 4 कंडला क्या है, तो कंडला बंदरगाह है। आगे प्रश्न नंबर 5 है कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। प्रश्न नंबर 1 का ब है सही विधान के लिए सही का और गलत विधान के लिए चौकड़ी यानी कि गलत का निशान कीजिए। जिसमें है पहला कच्छ में रेगिस्तान है यानी सही है। दूसरा है धोलावीरा में मोहेंजोदड़ो का प्राचीन स्थल है, ये भी सही है। तीसरा कंडला खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो खोटू विधान खोटू है। 4 अंजार में जैसल तोरक की समाधि है, ये विधान सही है। 5 सृजन संस्था में हस्तकला का परिचय होता है, ये भी सही है। और 6 मांडवी शहर में 72 जिनालय है, यानी ये वाक्य भी सही है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें है पहला कच्छ के रेगिस्तान की विशेषता बताइए, तो मित्रों एनो जवाब है कच्छ का रेगिस्तान 2 भागों में देखने को मिलता है, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। दूसरा प्रश्न है भद्रेश्वर के जैन यात्राधाम की विशेषता बताइए। मित्रों जवाब है भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। यह 2500 वर्ष पुराना जिनालय है जो भूकंप में खंडित हुआ था। उनके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है और इस आधुनिक बनाया गया है। आगे तीसरा प्रश्न है नारायण सरोवर की विशेषता बताइए। जवाब है नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यहाँ मीठे पानी का एक सरोवर भी है। चौथा प्रश्न है कंडला से नखत्राना तक कौन कौन से धार्मिक स्थल आते हैं। और जवाब है कंडला से नखत्राना के बीच में कई सारे धार्मिक स्थल आते हैं, जैसे कि भद्रेश्वर, 72 जिनालय, कोठारा, सुथरी, डुमरा, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, महादेव, लखपत, हाजीपीर, माता का मठ जैसे दर्शनीय स्थान आते हैं। 5वां है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा गया है। जवाब है कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर पौराणिक और अनेक दर्शनीय स्थान की विविधता के कारण कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। छठा प्रश्न है मांडवी शहर की विशेषता लिखिए। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था भी है। प्रश्न नंबर 3 परिचित को बढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों अहींया फकरो आपेलो छे अने आपणे वांचवानो छे, समजवानो छे अने पछी नीचे जे प्रश्न आपेला छे एने मित्रों आपणे लखवाना छे। अहींया फकरो आपणे वांच्यो हशे तमे। हवे आपणे प्रश्न पर जईए तो पहलो प्रश्न छे नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द परिचित में से ढूंढिए। यहाँ है उपयोग यानी इस्तेमाल। दूसरा है ज्ञानी यानी विद्वान, प्रवीणता, निपुणता और विख्यात तो प्रसिद्ध। दूसरा प्रश्न है निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ कीजिए। जवाब है निरंतर अभ्यास का अर्थ है लगातार नियमित रूप से किया जाने वाला अभ्यास। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य का कौशल को लगातार बिना रुके करता है तो वह उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता है। तीसरा प्रश्न है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रस रे आवद जात ते
સીલ પર પાડત નિશાન पंक्ति का भावार्थ लिखिए। मित्रों आ पंक्तिनो भावार्थ આપણે લખીએ कि इस पंक्ति का भावार्थ है कि निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। जैसे रस्सी के रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से किसी भी कार्य में निपुणता हासिल की जा सकती है, चाहे शुरुआत में वह कार्य कठिन क्यों न लगे। चौथा प्रश्न है, रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाता है, इसका आशय लिखिए। मित्रों इसका आशय है कि इसका आशय है कि लगातार मेहनत और अभ्यास से किसी भी कठिन कार्य को भी सरल किया जा सकता है। निरंतर प्रयास से किसी भी चुनौतीपूर्ण काम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आगे है पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक यानी कि निरंतर अभ्यास से सफलता प्राप्ति। प्रश्न नंबर 4 है, अपने जिले के किसी 2 दर्शनीय स्थलों की चित्र चिपकाकर उनके बारे में संक्षेपे लिखिए। मित्रों अहींया बनासकांठा जिल्लानी अंदर बात करीशुं तो अंबाजी मित्रों सरस मजानुं आपणुं जे तीर्थयात्रा छे, कारण के मारो जिल्लो बनासकांठा छे अने आपणे बनासकांठानी वात करीए तो अहींया चित्र पण अंबाजीनुं छे, आपणे ચોંટાડી શકીશું आ रीते। अंबाजीनी बात करिए तो अंबाजी गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मां अंबाजी का मंदिर है जो देवी दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का प्रमुख आकर्षण अंबाजी की चांदी की मूर्ति है और यहाँ किसी भी प्रकार की प्रतिमा का रूप नहीं है। यह स्थल धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दूसरा है मित्रों बालाराम मंदिर, बराबर। उसकी बात की है तो बालाराम मंदिर बनासकांठा जिले के निजर गांव में स्थित है जो भगवान श्री बालाराम को समर्पित है। यह मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह श्रद्धालु भगवान श्री बलराम की पूजा करने आते हैं। मंदिर का शिल्प बहुत सुंदर है और इसका वातावरण शांति और भक्ति से भरपूर है। यहाँ हर वर्ष माघ महीने में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रश्न है 5, दिए गए शब्द का उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। मित्रों यहाँ पहलू है सितारा, तो चमकता हूँ मैं आसमान में, रात को दिखता हूँ दूर से, तुम्हें बताऊँ क्या मैं हूँ एक सितारा। दूसरा हाथी यानी कि बड़ा सा शरीर, लंबी सी नाक, बड़े बड़े कान और भारी भरकम थाक, जंगल का राजा, चलता है धीरे धीरे, उसका नाम क्या है? वह है हाथी। तीसरा है चिराग, अंधेरे में जलता हूँ, रोशनी में फैलता हूँ, छोटा हूँ पर काम बड़ा, मेरा नाम है चिराग। चौथा है पाठशाला, यहाँ से ज्ञान मिलता है, सीखने को हर दिन कुछ नया, शिक्षक और विद्यार्थियों का घर है यह, इसका नाम है क्या है? तो यह है पाठशाला। मित्रों आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर है 6, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। मित्रों अहींया आपणे एक कहानी आपेली छे, आ कहानी अपूर्ण है, एने आपणे पूर्ण करवानी छे। जेम कि एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम, तो मित्रों आपणे अपूर्ण कहानी ने शुरुआत करिए। तो छोटे का नाम है मोहन था। रामू बहुत मेहनती था जबकि मोहन आलसी और नकारा था। रामू हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और मोहन घर के कामों में बचने की कोशिश करता। एक दिन किसान ने दोनों बेटों से कहा, कल सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम पर जाना है। रामू तुरंत सहमति जताता है, लेकिन मोहन ने धीरे से कहा, पापा मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मैं कल नहीं जाऊंगा। किसान ने मोहन को समझाया, बेटा काम में आलस्य नहीं करना चाहिए, मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। अगले दिन किसान ने दोनों बेटों को खेत में काम करने भेज दिया। रामू पूरी लगन और मेहनत से काम करता रहा, लेकिन मोहन बहुत आलस्य करता रहा। उसे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था। किसान ने मोहन से कहा, जो काम किया है उसे अच्छे से करो, मेहनत से बचोगे तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। समय बीतता गया और किसान का खेत अच्छे से लहलहाने लगा, जबकि मोहन का आलस्य उसे पछतावा दिला रहा था। वह सोचने लगा कि अगर वह मेहनत करता तो आज उसकी स्थिति भी बदल सकती थी। कुछ समय बाद मोहन ने रामू से प्रेरणा लेकर मेहनत
करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ और उसे यह समझ में आया कि जीवन में सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करना जरूरी है। अंत में मोहन और रामू दोनों मिलकर अपने पिता की मदद करते और गांव में उनका आदर्श के रूप में लिया जाता था। आगे है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण ढूंढकर प्रकार लिखिए। मित्रों यहाँ पहलू है मोहन बड़ा दयालु है, विशेषण है बड़ा दयालु। प्रकार है बड़ा यानी आकारवाचक विशेषण और दयालु तो गुणवाचक। दूसरा प्रश्न है ऊपर में बरगद का पेड़ बहुत पुराना है। मित्रों विशेषण है बरगद और पुराना। प्रकार है बरगद यानी संज्ञावाचक विशेषण, पुराना यानी गुणवाचक। तीसरा है धैर्यवान व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं, तो विशेषण है धैर्यवान यानी कि प्रकार है गुणवाचक विशेषण। चौथा है आज बुरा हुआ है कल अच्छा ही होगा, बुरा और अच्छा, बुरा यानी गुणवाचक, अच्छा भी गुणवाचक है। 5 आसमान का रंग नीला है, तो मित्रों नीला यानी कि रंगवाचक विशेषण है। 5 लीटर दूध दे दो, विशेषण है 5 यानी संख्यावाचक विशेषण। 7वां है टोकरी में मीठे संतरे हैं, विशेषण है मीठे यानी कि गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। मित्रों यहाँ एक फकरो आपेलो है गुजराती भाषानी अंदर, तेने આપણે હિન્દીમાં अनुवाद करिए तो हिरण नदी के पश्चिमी किनारा पर सूरज दादा विदाई ले रहे हैं। संध्या समय में पक्षियों के झुंड अपने घर लौटने के लिए उड़ रहे हैं। बैल और गाय अपने मालिक के घर लौट रहे हैं। तभी झरझर वर्षा की शुरुआत हो गई। सभी असहनीय गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांत का अनुभव करने लगे। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में के क्रम में लिखिए। मित्रों यहाँ शब्द समूह आपेला है, આપણે એને जो योग्य क्रम में लखीए तो पहलो आवशे अभिवादन, बाद में है अभ्यास बराबर, बाद में है विनय, महकना, संग्राम, शायर, चिराग, हमदर्द, संध्या और प्रगति। मित्रों यहाँ थोड़ी सी गलत मुझे लगता है, मैं यहाँ अच्छे से बताता हूँ आपको। पहला है अभिवादन 1 नंबर है, दूसरा है अभ्यास 2 नंबर में अभ्यास आएगा, और बाद में मित्रों आएगा चिराग 3 नंबर में बराबर, और चौथा है महकना और प्रगति बराबर, प्रगति आएगा, महकना 5 नंबर पे, विनय 6 नंबर पे, बाद में आएगा मित्रों संध्या 7 नंबर पे, संग्राम 8 नंबर पे, सॉरी ये 7 नंबर पे संग्राम और 8 नंबर पे आएगा संध्या, और शायर 8 और हमदर्द 9 नंबर बराबर। इस तरह आपको लिखने का है। चलो प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित प्रशासकीय शब्दों को पढ़कर समझिए। मित्रों यहाँ जेम के डाकपाल तो पोस्टमास्टर, पुस्तकाध्यक्ष ग्रंथपाल, प्रबंधक व्यवस्थापक, बजट अंदाजपत्र, वित्त विभाग, नाणा विभाग, मंडल प्रभाग यानी विभाग। प्रश्न 10 वह है उपरोक्त प्रशासकीय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मित्रों एने वाक्य में प्रयोग करिए तो पहलू है डाकपाल। डाकपाल ने गांव में सभी पत्रों और पार्सल का वितरण किया। पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष ने सभी पुस्तकों की व्यवस्था की और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तीसरा है प्रबंधक। प्रबंधक ने कंपनी के सारे कार्यों की निगरानी की और कर्मचारियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। चौथा है बजट। सरकार ने अगले साल के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक खर्च करने का प्रस्ताव रखा। 5वां है वित्त विभाग। वित्त विभाग ने सरकारी योजनाओं के लिए धन आवंटित किया। और छठा है मंडल। स्कूल के मंडल ने वार्षिक उत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी ली। मित्रों इस तरह आप भी लिख सकते हो। आपका जो पाठ है उसका स्वाध्याय पोथी में लेखन आशा रखिए कि मित्रों तमने आपणा विडियो खूब ज उपयोगी थशे। અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।